हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज नो ग्रेट अचीवर इवन दोज हु मेड इट सीम इजी एवर सक्सीडेड विदाउट हार्ड वर्क। यानी कि कोई भी बड़े लोग जो आपको लगता है ना कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, जो आपको लगता है कि इनको बड़ा आसानी से मिल गया है, उनको भी आसानी से नहीं मिला, उनको भी मेहनत ज़रूर करनी पड़ी होगी। ठीक है, सो आपको भी वही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। आपको भी कुछ अचीव करना है तो वही रास्ता आपको पकड़ना पड़ेगा, जिससे कि आप अपना और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों का भविष्य जो है वो सुधार सकें। राइट, तो आपको हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, उससे टलना नहीं है, उससे बचना नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर SSCGL 2024। फूड इन्फ्लेशन कंटिन्यूज टू अंडरमाइन वाइडर प्राइस स्टेबिलिटी। फूड इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर, खाने पीने की जो महंगाई दर है वो क्या है, कंटिन्यूज मतलब अभी भी बनाए रखे है। क्या बनाए रखे है? अंडरमाइन मतलब कमजोर किए जा रही है। जो प्राइस स्टेबिलिटी थी ना, उसको फूड इन्फ्लेशन अभी भी कमजोर किए जा रही है। ठीक है, तो अप्रैल रिटेल इन्फ्लेशन डेटा फ्लैटर टू डिसीव। जो अप्रैल महीने का रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो फ्लैटर टू डिसीव का मतलब होता है कि भाई पहले तो ऐसा लग रहा था कि ये बड़ा अच्छी चीज़ है, लेकिन बाद में उसमें कुछ निराशाजनक हमें चीज़ें मिलने लगी। जैसे कि कोई आपका व्यक्ति हो जो आपको लगे कि ये मेरी मदद कर सकता है, लेकिन फिर आपको पता चले कि नहीं, वो तो आपकी और ज़्यादा बुराई कर रहा है, चुगली कर रहा है और आपकी मदद करने के लिए नहीं है। ठीक है, तो सेम चीज़ हमें पहले लग रहा था कि अप्रैल महीने में बहुत अच्छे हमें आंकड़े मिलेंगे, बट अंततः हमें क्या हुआ है, निराशा हाथ लगी है कि अच्छे आंकड़े नहीं मिले। द कंज्यूमर Price Index CPI based provisional headline print shows year on year retail price gains। जो consumer price index based provisional मतलब जो स्थिर नहीं है, टेम्पररी है। तो टेम्पररी हेडलाइन जो हमें मिली है वो दिखाती है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि साल दर साल पे जो रिटेल प्राइस गेन्स हुए हैं अक्रॉस द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और किसी एक चीज की नहीं, ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, दैट कंबाइन टू कॉन्स्टिट्यूट द CPI। जो CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का ढांचा बनाते हैं, स्लोड फ्रैक्शनली टू एन 11-month लो ऑफ 4.83% फ्रॉम मार्च 4.85%। तो बोल रहे हैं कि इन्होंने दिखाया कि ये फ्रैक्शनली मतलब काफी भारी मात्रा में 11 महीनों के निचतम स्तर पर है 4.83% पर, जो कि मार्च महीने में 4.85% था। दिस स्लोइंग हाउएवर डिड लिटिल टू मास्क द मोर डिस्कंसर्टिंग एक्सेलरेशन। बोल रहे हैं लेकिन ये जो गिरावट आई है इसने थोड़ा ही कुछ काम किया है। किस चीज़ में? जो ज़्यादा छिपाना, मास्क मतलब छिपाना, क्या चीज़ छिपाना? जो ज़्यादा चिंताजनक एक एक्सेलरेशन इन फूड प्राइस गेन, जो फूड प्राइस में बढ़ोतरी हो रही है, तेज़ी हो रही है, बढ़ोतरी में तेज़ी हो रही है, उसको छुपाने में इसने थोड़ा बहुत ही काम किया। यानी कि गिरावट आई है, ओवरऑल जो CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें तो गिरावट आई है, लेकिन इसमें ये मतलब नहीं कि फूड प्राइस जो है वो कम हो रहे हैं, फूड प्राइस बढ़े ही हैं। इन्फ्लेशन या फिर उसमें फ़र्क पड़ जाएगा कि भाई आपके फूड प्राइस तो बढ़े लेकिन ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कम हो गया तो आपकी जेब पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स quickened by 18 basis points from the preceding month's year-on-year pace to a 4-month high of 8.7%। बोल रहे हैं कि कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के बेस के ऊपर जो इन्फ्लेशन होती है उसमें तेजी आई है। कितने? 18 बेसिस पॉइंट्स की उसमें तेजी आई है उससे पिछले महीने, यानी कि अभी अगर मान लो अप्रैल की बात करें तो उससे पिछले महीने के अगर हम आंकड़ा देखें वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में अगले साल जितना बनता है उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो जो पेस है वो 4 महीनों के उच्चतम स्तर पर रही है। यानी कि 8.7% जो है वो 4 महीनों का उच्चतम स्तर रहा। with
द मंथ ऑन मंथ रेट एक्सेलरेटिंग टू 0.74%। और मंथ ऑन मंथ बेस जो होता है कि पिछले महीने के मुकाबले अगले महीने कितना रहा, वो 0.74% पर रहा फ्रॉम 0.16% इन मार्च। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम ये फूड इन्फ्लेशन वगैरह का कंपैरिजन करते हैं, ये 2-3 तरीके से होता है। सबसे पहले तो करेंटली जो स्थिति चल रही है, प्रेजेंट स्टेट जो है, वो लास्ट ईयर के प्रेजेंट मंथ से, ठीक है, इस तरीके से कंपेयर किया जाता है। फिर इसको कंपेयर किया जाता है लास्ट मंथ से, फिर इसको पिछले 10-12 साल का जो एक एवरेज निकाला जाता है उसके साथ भी कंपेयर किया जाता है, ठीक है। ये भी एक मेथड है। कई आर्टिकल्स में आपको ये पिछले 10 सालों का जो एवरेज था उसके साथ में इतना रहा, वो भी कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 तरीके हैं जिनसे, और 1-2 और होंगे जिनसे इनको मेजर किया जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं आना। मंथ ऑन मंथ बेस मतलब पिछले महीने के कंपैरिजन में, ठीक है। ईयर ऑन ईयर बेस मतलब पिछले साल इसी समय में जो इनका था डेटा उसके कंपैरिजन में। ओके, चलिए, तो बोल रहे हैं कि वो जो मंथ ऑन मंथ बेसिस एक्सेलरेशन हुआ है वो 0.74% का हुआ है, क्योंकि पिछले महीने कितना था, 0.16% का था। Rural consumers fared worse than their urban counterparts with both food and broader headline inflation। तो रूरल जो कंज्यूमर हैं, रूरल इलाके हैं, वहाँ पे फेयर्ड वर्स मतलब क्या होता है कि भाई उनको क्या करना पड़ा, वर्स स्थिति का सामना करना पड़ा अपने अर्बन काउंटरपार्ट से कंपैरिजन में, क्योंकि वहाँ पे फूड और ब्रॉडर हेडलाइन इन्फ्लेशन जो था रिफ्लेक्टिंग फास्टर प्राइस गेन्स, वहाँ पे फूड में भी और जो बाकी इन्फ्लेशन के जो मुख्य पहलू होते हैं उन सभी में बहुत तेजी आई है, ठीक है। द CPI बेस्ड रीडिंग फॉर द हिंटरलैंड वाज स्टिल वेल अबव द 5% मार्क एट 5.43%। और वहीं पे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से जुड़ी हुई जो एक आंतरिक भाग है वो क्या करता है, हिंटरलैंड मतलब आंतरिक भाग, वो ये दर्शाता है कि अभी भी वो 5% का जो एवरेज मार्क है उससे ऊपर बना हुआ है, 5.43% पे बना हुआ है। वाइल इन्फ्लेशन इन अर्बन एरियाज वाज अ शार्पली लोअर 4.11%। वहीं अगर अर्बन एरियाज की इन्फ्लेशन की बात करें तो वो 4.11% के शार्पली लेवल यानी कि बहुत तेजी से, तो ये बहुत ही ज्यादा अंतर है, बहुत ही ज्यादा निचतम स्तर पर है। Reflecting the widening divergence in the impact that price gains are having on those already struggling from the hit to the rural economy from a weak monsoon। बोल रहे तो ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि भाई कितना बड़ा यहाँ पे अंतर है, डाइवर्जेंस है, डिफरेंस है, कितना बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि इसका प्रभाव, प्राइस गेन्स का प्रभाव उन लोगों के ऊपर जो ऑलरेडी रूरल इलाकों में खराब मानसून की मार झेल रहे हैं और बढ़ते हुए टेम्परेचर की मार झेल रहे हैं, उनके ऊपर कितना ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा है, ठीक है। लास्ट ईयर एंड सिजलिंग टेम्परेचर्स दिस समर, यानी कि पिछले साल खराब मानसून था और इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी है, इनकी मार झेलते वाले ग्रामीण लोगों के ऊपर फूड इन्फ्लेशन की मार भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। फूड प्राइस गेन्स एट 8.75% for rural consumers, a good 19 basis point faster than 8.56% faced by urban consumers। बोल रहे हैं फूड प्राइस गेन्स जो हैं वो रूरल लोगों के लिए, रूरल कंज्यूमर के लिए 8.75% तक महंगाई में बढ़ोतरी हुई है, खान पीन की चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है। वहीं जो उनके अर्बन काउंटर पार्ट्स हैं, यानी कि उसी समय में जो अर्बन कंज्यूमर है सेम आइटम ले रहा है, वो 8.56% की बढ़ोतरी के साथ में रह रहा है, जो कि डिफरेंस कितना है रूरल वालों के पास में, वो 19 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा आगे हैं। इज ऑल द मोर डिस्कंसर्टिंग एज फूड इज एन एसेंशियल एक्सपेंडिचर। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है, डिस्टर्बिंग बात है, क्योंकि फूड जो है वो मुख्य एसेंशियल ज़रूरत है, राइट, उसके ऊपर तो खर्च होना जाहिर सी बात है। दैट एवरी हाउस होल्ड मस्ट ट्राई एंड फाइंड द मीन्स टू मीट। और ये एक ऐसा संसाधन है जिसको हर एक घर को, हर एक व्यक्ति को, हर एक परिवार को ज़रूरी भी है और उनको इस तक पहुँचने के संसाधन भी जुटाने पड़ते हैं।
द प्रेशर ऑन फूड प्राइजेस रिमेन वाइड रेंजिंग। अब जो फूड प्राइजेस के ऊपर जो प्रेशर है वो काफ़ी व्यापक है, काफ़ी एक्सटेंसिव है। विद सीरियल्स द हेवीएस्ट वेट इन द फूड कैटेगरी, और जो सीरियल्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा महंगाई दर हुई है, सबसे ज़्यादा महंगाई हुई है फूड कैटेगरी में। विटनेसिंग अ 26 बेसिस पॉइंट क्विकनिंग इन इन्फ्लेशन टू 8.63%, जिसमें 26 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है और कितना से बढ़ गया है, 8.63% तक इन्फ्लेशन पहुंच गया है। डेटा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन शोज द एवरेज प्राइस ऑफ राइस वॉज 14.3% स्टीपर। अब स्टीप का मतलब होता है तेज, ठीक है, तो बोल रहे हैं कि यानी कि और गहरा और तेज। तो जो डेटा आया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के प्राइस मॉनिटरिंग डिवीजन का, वो दर्शाता है कि एवरेज प्राइस राइस जो हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, नहीं राइस में, जो राइस यानी कि चावल, गेहूं के प्राइस में जो बढ़ोतरी हुई है वो 14.3% हुई है, जो कि मई महीने के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, दैन ऑन मई 14, क्योंकि 2023 मई 14 से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि कंपेयर की गई है इस साल के मई 14 से। एंड द प्राइस ऑफ वीट वॉज 6.4% हायर फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, और गेहूं का प्राइस जो था वो पिछले साल के मुकाबले में 6.4% ज़्यादा था। सिग्नलिंग दैट रिस्पाइट ऑन सीरियल्स फ्रंट इज अनलाइकली इन द नियर टर्म। रिस्पाइट मतलब राहत, तो ये दर्शाता है कि सीरियल्स की अगर बात करें तो उस क्षेत्र में अभी राहत मिलना निकट भविष्य में, अनलाइकली मतलब नहीं मिलेगी, कब, निकट भविष्य में। निकट भविष्य में सीरियल्स के दायरे में हमें राहत नहीं मिलेगी। April's soaring temperatures also kept inflation in vegetables particularly vulnerable as perishable produce, perishable मतलब जो खराब हो सकते हैं, सड़ गल सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि अप्रैल में जो इतना ज़्यादा गर्मी पड़ी है उसने एक और चीज़ करी है, वेजिटेबल्स में भी इन्फ्लेशन बढ़ाई है, क्योंकि वेजिटेबल्स को माना जाता है कि वो खराब होने के खतरे पर रहते हैं, तो इसलिए उनके प्राइसेस जो हैं बढ़े हुए थे, ठीक है, कि उनको हमने कोल्ड स्टोरेज में रखा था फ्रूट्स को बचाने के लिए, वेजिटेबल्स को बचाने के लिए। इतनी दूर से इतना तो हमारा नुकसान हो गया, तो उसकी भरपाई भी हमने करनी है, राइट। तो इस तरीके से इन डबल डिजिट्स फॉर 6 स्ट्रेट मंथ्स एट 27.8%, तो इसमें महंगाई दर डबल डिजिट्स में है, 27.8% में, और पिछले 6 महीनों से लगातार ये डबल डिजिट्स में ही बनी हुई है, ठीक है। Price gains in pulses too offered little succor as they extended their stay in double digits 2 and 11th month। और वही बात करें हम पल्सेस की बात करें तो पल्सेस में भी जो प्राइसेस में बढ़ोतरी है, प्राइसेस में गेन है, उसमें हमें कोई राहत, सक्कर मतलब अगेन सहायता, राहत, तो यहाँ पे भी हमें कोई सहायता नहीं मिलने वाली, ज़्यादा कुछ सहायता नहीं मिलने वाली, क्योंकि इनके भी जो प्राइसेस हैं वो लगातार 11 महीनों में भी डबल डिजिट में बने हुए हैं। एंड द कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट्स डेटा शो प्राइसेस ऑफ all the 5 key dals, gram, tur, urad, moong and masoor continued to rise appreciably as on May 14। वही बोल रहे हैं कि कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट का जो डेटा आया है वो बताता है कि जो 5 जो मुख्य दालें हैं जो आमतौर पे घरों में इस्तेमाल होती हैं ज़्यादातर, जैसे कि ग्राम, तूर, उड़द, मूंग और मसूर, इनमें भी प्राइस जो है वो काफ़ी भारी मात्रा में, अप्रिशिएबली मतलब उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, अप्रिशिएबली मतलब काफ़ी भारी मात्रा में वो बढ़े हुए हैं। और अगर कंपैरिजन करें, हम किस दिन की बात करें, मई 14 को अगर हमने देखा, तब तक आंकड़ा देखा, तो तब तक वो काफ़ी मात्रा में बढ़े हुए थे। विद लाइव वाटर स्टोरेज at the country's 150 reservoirs dwindling to 27% of the capacity as on May 9। अब ये सबको पता है राजस्थान में सिंक होल देखने मिला है एक बहुत बड़ा, जो कि बढ़ता जा रहा है। वो क्यों है? क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है उसका जो स्तर है वो नीचे चला गया, वो खाली हो गया वहाँ पे। तो ग्राउंड वाटर खाली होने से गैप बन गया, वो गैप की वजह से धरती नीचे धंस गई, ठीक है।
तो यही चीज़ कि ये बता रही है कितनी खतरनाक बात है हमारे लिए। पता है कि इतने सालों के डिप्लीशन और एक्सप्लॉयटेशन के बाद हमारे देश में अब एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पे ग्राउंड वाटर बिल्कुल खाली होने की, अब ये नहीं पता कि वो बिल्कुल खाली हो चुका है या थोड़ा उसमें बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्या कारण हुआ है, लेकिन जगह वहाँ पे धंस गई है, ठीक है, और वो फैल रही है। तो ये बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि ये देश के उस हिस्से का हाल है जो ऑलरेडी सूखे की मार झेलता है, राइट। तो बोल रहे हैं कि क्योंकि अभी लाइव वाटर स्टोरेज की जो इस वक्त के देश के 150 रिजर्वर्स के हाल हैं वो ड्विंडलिंग है। ड्विंडलिंग मतलब घट जा रहे हैं, कम हो रहे हैं, 27% तक अपनी कैपेसिटी से वो कम हो चुके हैं। अगर हम May 9 को देखें तो उस दिन का ये आंकड़ा बताया तो ट्रेलिंग बोथ द ईयर अर्लियर एंड 10-year एवरेज लेवल सिग्निफिकेंटली, जो कि पिछले साल का और पिछले 10 सालों के एवरेज का सबसे निचतम, ट्रेलिंग मतलब सबसे उससे पीछे है। द आउटलुक for price stability rides almost entirely on the forecast normal monsoon। तो अब जो पूरा का पूरा दृष्टिकोण है, पूरा का पूरा एक्सपेक्टेशन है, वो प्राइस स्टेबिलिटी के, अगर हम बात करें कि प्राइस स्टेबिलिटी होएगी, वो सारा का सारा पूरा दारोमदार अब किसके ऊपर है, जो हमने एक नॉर्मल मानसून प्रेडिक्ट करा ना उसके ऊपर है कि भाई नॉर्मल मानसून हो जाए, अच्छी खासी बरसात हो जाए जैसे सामान्य मात्रा में होती है, फिर हमारी प्राइस जो है वो स्टेबिलिटी हो जाएगी। डिलीवरिंग स्पेशली एंड टेम्पररीली वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेन्स इन द कमिंग मंथ्स, जो कि क्या देंगे, स्पेशली मतलब स्थानिक रूप से, यानी कि जगहों पे, जिस जगह पे जितनी बारिश होती है उस अकॉर्डिंग, और टेम्पररीली मतलब कि इस वक्त में थोड़े समय के लिए टाइमिंगली हमें क्या मिलेगी, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अच्छी तरह से, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो बटी हुई है, रेंज आगे आने वाले महीनों में हमें मिलेंगी। तो सारा का सारा हमें उम्मीद उसी के ऊपर है कि उससे हमें कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, वहां से हमारे प्राइसेस में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ सकती है। तो ये था पैसेज, बेसिकली प्राइस राइज के ऊपर पैसेज था जिसमें बताया गया कोई रिपोर्ट आई है, ठीक है, उसी के ऊपर रिपोर्ट्स के अंदर में ही ऐसी चीज़ें आती हैं। तो वो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम आपको याद रखना ज़रूरी है जीके के लिए, और बाकी रिपोर्ट्स में जो आंकड़े बताए हैं वो याद रखने ज़रूरी हैं। अगर याद नहीं भी है तो ये कंपैरिजन याद रख लेना कि पिछले साल के मुकाबले में और पिछले महीने के मुकाबले में बढ़ा ही है, ठीक है। तो उसमें बताया कि हम लोगों को भी राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि फूड प्राइस जो है उसमें चाहे बात करें दालों की, चाहे बात करें चावल की, चाहे बात करें वीट की, चाहे बात करें सब्जियों की, महंगाई बढ़ी ही है। अब ये किस सीक्वेंस में बोला है ना, ये याद रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई दफ़ा क्वेश्चन उनके सीक्वेंसिंग के ऊपर भी आ जाता है कि पहले राइटर ने किसके बारे में बात करी, फिर किसके बारे में बात करी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखना ज़रूरी हैं। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन रूरल कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस्ड हायर फूड प्राइस गेन्स कंपेयर टू देयर अर्बन काउंटरपार्ट्स। बोले क्या मुख्य कारण है कि रूरल कंज्यूमर्स को ज्यादा फूड प्राइस गेन्स झेलने पड़ रहे हैं उनके अर्बन काउंटरपार्ट्स के मुकाबले में। तो हमने देखा कि पिछले साल की कम मानसून और इस साल की झुलसती गर्मी से जो बाकी चीज़ें हैं वो भी रूरल इलाकों में इन्फ्लेशन को बढ़ा रही हैं, और उसमें एक हाथ और किसने जोड़ दिया, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स ने। रूरल कंज्यूमर्स आर लेस अफेक्टेड बाय फूड इन्फ्लेशन ड्यू टू लोकल फूड प्रोडक्शन, इनकरेक्ट है। वहाँ पे देखो रूरल इलाकों में, क्योंकि दूर दराज के इलाके हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ रेयर होती हैं। आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पे रेयर होती हैं, बामुश्किल वहाँ पे चीज़ें पहुँचती हैं। तो इस वजहों से वहाँ पे चीज़ें, क्योंकि वो इतना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उठाकर आई हैं, तो फिर वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अर्बन एरियाज हैव बेटर एक्सेस टू फूड सब्सिडीज विच मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ फूड प्राइस इन्फ्लेशन। तो फूड सब्सिडीज ऐसा कुछ नहीं मिलती है हमारे देश में कि हाँ इन खाने पीने की चीज़ों के ऊपर सब्सिडी मिली, वो वहीं पर मिलती है राशन की दुकानों में, जो राशन सरकारी राशन मिलता है ना, वहीं पर थोड़ी बहुत सब्सिडी मिलती है। पर वो ऐसा नहीं है कि अर्बन एरिया में ज़्यादा मिलती है, रूरल एरिया में कम मिलती है, ऐसा नहीं है। रूरल कंज्यूमर्स फेस ग्रेटर फूड प्राइस इन्फ्लेशन ड्यू टू कंपाउंडेड इफेक्ट्स ऑफ वीक मानसून एंड हाई टेम्परेचर्स। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वहाँ पे वीक मानसून, पिछले साल के वीक मानसून की मार पड़ी और इस साल झुलसती गर्मी की मार पड़ी, और फिर उसके आगे फूड प्राइस इन्फ्लेशन, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा जो है इफेक्ट दिख रहा है इसका। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
Based on the passage, what is the chronological order of events leading to higher food price inflation in rural areas? देखो आ गया ना, मैंने बोला ना कि आपको सीक्वेंस याद करना भी ज़रूरी है, तो वही बोल रहे हैं कि किस सीक्वेंस में जो घटनाएं हुई हैं हायर फूड प्राइस इन्फ्लेशन को लेके रूरल इलाकों में, वो किस सीरीज में हुई हैं। सबसे पहले पिछले साल का वीक मानसून, उसकी वजह से प्रोडक्शन कम, उसकी वजह से फूड के प्राइसेस ज़्यादा, और उसकी वजह से कंज्यूमर्स परेशान हो रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। वीक मानसून, लोअर फूड प्रोडक्शन, हायर फूड प्राइसेस, रूरल कंज्यूमर्स फेसिंग हायर इन्फ्लेशन। करेक्ट है। हायर फूड प्राइसेस, पहले प्राइसेस बढ़े, उसके बाद में वीक मानसून आया, उसके बाद में रूरल कंज्यूमर्स को इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा, उसके बाद में लोअर फूड प्रोडक्शन। तो ये तो इनकरेक्ट हो गया ना, लोअर फूड प्रोडक्शन की वजह से प्राइस बढ़े होंगे। रूरल कंज्यूमर्स फेसिंग हायर इन्फ्लेशन, पहले हायर इन्फ्लेशन, फिर वीक मानसून, फिर हायर फूड प्राइसेस, फिर लोअर फूड प्रोडक्शन। इनकरेक्ट है। लोअर फूड प्रोडक्शन कम किस वजह से हुई? बरसात कम होने की वजह से, राइट, वीक मानसून की वजह से। तो ये पहले आना चाहिए ना, वीक मानसून की वजह से लोअर फूड प्रोडक्शन हुई, तो ये भी इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। वट इज द टोन ऑफ द पैसेज? अब देखो टोन जो है काफी चिंताजनक है। उन्होंने बोला निकट भविष्य में भी राहत नहीं मिलने वाली है। ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, इनडिफरेंट नहीं है, ह्यूमरस, महंगाई दर बढ़ रही है, कोई मजाक की बात है, ह्यूमरस तो है नहीं, राइट, तो कैसी है? कंसर्न्ड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, चिंताजनक है। द इम्पैक्ट ऑफ अ वीक मानसून, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? मेन थीम क्या है पैसेज की? सबसे पहले द इम्पैक्ट ऑफ अ वीक मानसून ऑन रूरल इकोनॉमीज। तो केवल वीक मानसून की चर्चा नहीं हुई है, इम्पैक्ट जो है रूरल इकोनॉमीज पे वो 3-4 चीजों का पड़ा है। किस चीज का? वीक मानसून पिछले साल का, इस साल तेज गर्मी, उसके साथ में महंगाई। ठीक है, तो इन 3-4 चीज़ों का, और केवल हमने रूरल इलाके की तो बात नहीं करी है ना, हमने ओवरऑल जो है प्राइस राइज का जो मसला है उसके ऊपर हमने डिस्कशन करा है। द डिफरेंशियल इन्फ्लेशन रेट्स बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज, ये भी हमारा चर्चा का मुख्य विषय नहीं है, हाँ, लेकिन ये चर्चा का पार्ट जरूर है। ठीक है, द परसिस्टेंट इशू ऑफ राइजिंग फूड प्राइसेस एंड इट्स इम्प्लीकेशन, जो लगातार फूड प्राइसेस के राइज का मसला बना हुआ है और उसके परिणाम क्या है उसके ऊपर चर्चा करें, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेस्ड ऑन द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन रिगार्डिंग द ट्रेंड इन फूड प्राइजेस? तो इनमें से कौन सी बात हम फूड प्राइजेस के ट्रेंड के बारे में कह सकते हैं? द इंक्रीज इन राइस प्राइजेस हैज बीन मोर सिग्निफिकेंट दैन द ऑफ द व्हीट ओवर द पास्ट ईयर। तो देखो ये हमने यहाँ पे पढ़ा कि पहले राइस में जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे 14% है। ठीक है, 14.3% पिछले साल के मुकाबले में, और वीट में केवल 6.4% है। तो किस में ज़्यादा हो गया? 14.3 ज़्यादा हुआ ना, तो राइस में ज़्यादा इन्फ्लेशन है, तो करेक्ट है। फर्स्ट पॉइंट तो करेक्ट है हमारा, तो फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं द प्राइस स्टेबिलिटी ऑफ पल्सेस इज मोर वॉलेटाइल देन दैट ऑफ सीरियल्स। तो ऐसा नहीं है, सीरियल्स जो है वो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, ऐसा राइटर ने 2 बार कहा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। A well distributed monsoon is crucial for mitigating the current food price inflation। बोल रहे हैं कि अगर अच्छे से सब जगह पे बराबर बारिश हो जाए, या जितनी मात्रा में चाहिए उतनी बारिश सब जगह पे हो जाए पूरे देश भर में, तो वो बहुत अहम होगा, महत्वपूर्ण होगा इस करंट फूड प्राइस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो बिल्कुल करेक्ट है ना, यानी कि 1 and 3 आर करेक्ट, 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Someone who dishonestly pretends to deceive under an assumed character, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। देखो कोई दूसरे की वेश बना के धोखा करने की कोशिश करे, उसको क्या बोलते हैं? इम्पोस्चर। ठीक है, इमिटेटर, दूसरे का नकल करना। ठीक है, अब आप बोलोगे इम्पोस्टर और इमिटेटर में क्या अंतर है? इमिटेटर जो है वो आपको नुकसान पहुंचाने या धोखा पहुंचाने की छवि से नहीं कर रहा होगा, वो कई दफ़ा होता है कि हास्यप्रद तरीके से कर रहा हो, मजाक उड़ाने के तरीके से कर रहा हो, या फिर कई बार किसी को चिढ़ाने के तरीके से कर रहा हो, या कई बार कोई हो सकता है कि मैं आपको किसी अलग व्यक्ति की बात बता रही हूँ, चुगली कर रही हूँ और फिर मैं उसकी नकल कर रही हूँ ऐसे ऐसे करके, तो वो उसका इमिटेशन मतलब उसकी नकल कर रही हूँ एक तरीके से। एक्सप्लोरर मतलब वो व्यक्ति जो अलग अलग नई नई जगहों पे, एडवेंचरस जगहों पे जाके वहाँ पे कुछ चीज़ों को एडवेंचर करने की कोशिश करे, एक्सप्लोर करने की कोशिश करे। एम्बेसाइल का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, सो इम्पोस्चर, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
अब ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हमें बताना है। टुडे इज 6th डे ऑफ वर्कशॉप, हमारी वर्कशॉप का आज 6वां दिन है। ठीक है, ऐसे रैंडमली कोई हफ्ते का या किसी महीने का कोई 6वां दिन नहीं है, आज हमारी वर्कशॉप का 6वां दिन है। तो वर्कशॉप एक पर्टिकुलर कुछ चीज हो रही है, उसी का पर्टिकुलर 6वां दिन बता रहे हैं, 6th डे बता रहे हैं, राइट। तो क्या आएगा, टुडे इज द 6th डे ऑफ आवर वर्कशॉप, ऑल द पार्टिसिपेंट्स आर हाईली एंथुजियास्टिक, बाकी करेक्ट है। टुडे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे द नहीं आ रहा। टुडे इज अ 6th डे नहीं होता, एक 6ठा दिन नहीं होता, ठीक है, द 6th डे। टुडे इज द 6th डे ऑफ आवर वर्कशॉप, हमारी वर्कशॉप का आज 6th डे है। ऑल पार्टिसिपेंट्स आर हाईली एंथुजियास्टिक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी कहाँ आ रहा है, ऑप्शन बी में, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Was the conference not attended by them, अब इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो बाय के बाद में जो आता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो देम का क्या बन जाएगा, दे, राइट। क्वेश्चन वॉज से स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन किससे हो जाएगा, डिड दे नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस, डिड दे, देखते हैं, डिड दे नॉट अटेंड द कॉन्फ्रेंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। डज नहीं आएगा, डू नहीं आएगा, डू नहीं आएगा। Was the beggar not being beaten by her, अगेन एक्टिव वॉइस में करना है, हर जो है बाय के बाद में जो है वो हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। बीटन, नॉट बीइंग बीटन, ये क्या है, हमारा वर्ब है, और द बेगर हमारा ऑब्जेक्ट है। वॉज से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन से ही आगे जो है हमारा एक्टिव वॉइस में होगा, वो भी क्वेश्चन से ही स्टार्ट होगा पार्ट। तो हर का क्या बन जाएगा, शी। वॉज शी नॉट बीटिंग द बेगर, was not she beating the beggar, नहीं। was she beating the beggar, not नहीं है। was the beggar beaten by her, again beaten by her आ रहा है, तो ये एक पैसिव वॉइस में ही ये स्टेटमेंट, ये इनकरेक्ट हो गया। was she not beating the beggar, ऑप्शन डी इज करेक्ट। neither John nor Simon are coming to the meeting, तो बोल रहे हैं कि ना तो जॉन ना ही सिमोन, दोनों में से एक भी नहीं आ रहा, ठीक है। नाइदर, नॉर, आइदर, और ये जो स्थितियां हैं, यहाँ पे क्या आता है, इज सिंगुलर फॉर्म में आएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक नहीं आ रहा, ठीक है, एक भी नहीं आ रहा। तो क्या आएगा, आर की बजाय इज कमिंग टू द मीटिंग, इज कमिंग टू द मीटिंग, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बीइंग अ मिलियनेयर ही इज लीडिंग अ लग्जूरियस लाइफ, अब यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, मिलियनेयर के स्पेलिंग यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो आपको मिलियनेयर के स्पेलिंग पता होना चाहिए। मिलियन कैसे बनता है, MILLION, ये होता है मिलियन, ये टी नहीं है, एल है, रुको दोबारा लिखती हूँ, MILLION, ये हो क्या, मिलियन प्लस एयर, AIRE, मिलियनेयर, ठीक है। तो बीइंग अ मिलियनेयर, ईयर नहीं होता, मिलियनेयर होता है, एयर, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट है स्पेलिंग, ओके। ही इज लीडिंग अ लग्जूरियस लाइफ, करेक्ट है। अब यहाँ पे भी मिलियनर के स्पेलिंग करेक्ट है, बट यहाँ पे लीडिंग के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हमें सिमिलर इन मीनिंग बताना है, किसका, हैप्लेस का। तो हैप्लेस का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण, राइट। तो हैप्पी, खुश, अनफॉर्चुनेट, अगेन दुर्भाग्यपूर्ण, फॉर्चुनेट, बड़ा ही भाग्यशाली, डिस्टेस्टफुल, डिस्टेस्टफुल का मतलब होता है कि कोई बहुत ही अच्छी चीज नहीं है, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं है, हमें ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी अनफॉर्चुनेट इज करेक्ट। I find that students nowadays are not interested in dash letters by hand. मैं अक्सर पाता हूँ कि आजकल बच्चे जो हैं वो हाथ से चिट्ठियाँ लिखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। तो आप चिट्ठी लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं आप, राइट, क्या करते हैं, लिखने को क्या बोलते हैं, राइट। अब ये क्या है, राइटिंग, यानी कि राइट हैंड हो सकता है या सही तरीका हो सकता है, ठीक है। रियॉटिंग यानी कि जो दंगे फसाद होते हैं। रेटिंग, रेटिंग मतलब आपको जो रैंकिंग दी जाती है, रेटिंग होती है वो। और राइटिंग मतलब लिखना। तो आजकल बच्चे लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है ना, सो ऑप्शन डी राइटिंग इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी की स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। कंसल्टेंसी यानी कि वो जगह जहाँ पे आप लोग अपने जॉब वगैरह के लिए जाते हैं और वहाँ पे अपने सीवीज देते हैं और फिर वो आगे रेफर करते हैं, वो गया कंसल्टेंसी। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान, करेक्ट है बिल्कुल स्पेलिंग।
कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है। कॉन्स्पिरेसी मतलब षड्यंत्र, यहाँ पे एस की बजाय सी आएगा, CONSPIRACY, कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, सो ऑप्शन सी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शंस, वेवर मतलब भटकना, लड़खड़ाना, डाइवर्ट होना, अलग अलग ओपिनियंस और एक्शंस के बीच में थोड़ा विचलित होना। तो यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है इसके लिए, स्वे, स्वे का मतलब होता है डोलना, डगमगाना। वियाडक्ट, वियाडक्ट का मतलब होता है पुल। थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी का मतलब होता है किफ़ायती, वो आजकल थ्रिफ्ट स्टोर्स का कंसेप्ट बड़ा चला हुआ है। और वेसिलेट, वैसिलेट का मतलब होता है अनिश्चितता में रहना। सो अनिश्चितता में रह रहे हैं ना, अलग अलग ऑप्शंस में, एक्शंस में बेचारा वो फंसा हुआ है कि ये करूं या ये करूं। सो ऑप्शन डी वैसिलेट इज करेक्ट। वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, कोई एक व्यक्ति है, आपको उसको कितना भी अच्छा बता दो, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ही देखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? पैसिमिस्ट। क्या बोलते हैं? पैसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, वो व्यक्ति जो हर एक परेशानी के भी पॉजिटिव साइड पे देखे। एक्टिविस्ट यानी कि कार्यकर्ता। रेसिस्ट यानी कि जो नस्ल भेदी लोग होते हैं, राइट, जातिवादी लोग होते हैं। और पैसिमिस्ट यानी कि जो हर चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट देखता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स, इसका गिवन इडियम का मीनिंग बताना है। तो इसका मतलब होता है कि कोई बड़ी परेशानी वाली स्थिति है, कठिन परिस्थिति, आप उसका सामना कर रहे हैं। वेयरिंग अ स्कल कैप, इसका मतलब है कि आपने जो स्कल होता है, खोपड़ी होती है, उसकी कैप पहनी है, तो इनकरेक्ट है। टू डिकैपिटेट अ बुल फॉर बीफ, कि एक बुल को बीफ के लिए पकड़ के मारना, ठीक है, तो वो तो नहीं है। टू मेक अ स्टूपिड डिसीजन थिंकिंग इट टू बी डेयरिंग, एक गलत निर्णय लेना और ये सोचकर कि ये बहुत ही बहादुरी वाला काम कर लिया मैंने। टू डील विद डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हैवी आउटफिट्स मेक द मूवमेंट ऑफ ट्रैकर्स स्लगिश, अब स्लगिश का हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है कि भारी भारी अगर जो ट्रैकर्स हैं वो आउटफिट पहन लेंगे तो उससे क्या होगा? उनकी मूवमेंट जो है स्लगिश होएगी, सुस्त हो जाएगी। ठीक है, स्लगिश का मतलब होता है सुस्त, धीमा, लेथार्जिक। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्टिव, एकदम चुस्ती से, सक्रिय रूप से, सफुर्दगी के साथ, तेज तरार। ठीक है। डिस्टॉर्टेड मतलब विकृत। आई कैचिंग मतलब आकर्षित करना। कंफर्टेबल मतलब सुविधाजनक। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एक्टिव इज करेक्ट। द फैमिली इज नाइदर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द हाउस और रीबिल्डिंग इट। नाइदर के साथ में नॉर आता है, आइदर के साथ में और आता है। नाइदर इस्तेमाल है तो ना ही वो उसको दोबारा बनाना चाहते हैं, ना ही वो अपनी प्रॉपर्टी को, इस घर को बेचना चाहते हैं, ना ही उसको दोबारा बनाना चाहते हैं, राइट। तो नाइदर सेलिंग, नाइदर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द हाउस नॉर रीबिल्डिंग इट। ठीक है, सो ऑप्शन सी नॉर रीबिल्डिंग इट इज करेक्ट। शी हैड द temerity टू कॉल हर टीचर अ लायर। temerity मतलब ऑडेसिटी, उसमें इतना दुस्साहस है कि वो अपने टीचर को झूठा बोले। इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस का मतलब भी वही दुस्साहस, ऑडेसिटी। टीडियस मतलब थकाने वाला। टेसिटर्न मतलब कि जो कम शब्दों का प्रयोग करता है, ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करता। ट्रेंचैंट, ट्रेंचैंट का मतलब होता है एकदम क्लियर कट। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए इम्प्यूडेंस इज करेक्ट। The dash of climate change is one of the most pressing issues facing the world today. Climate change का जो एक डैश है वो बहुत बड़ा एक मसला है जो कि आज दुनिया फेस कर रही है। Rising temperatures, extreme weather events and melting ice caps are just a few of the dash of a changing climate. बोल रहे हैं कि बढ़ता हुआ तापमान, बहुत ज़्यादा जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, उसके साथ साथ में आइस कैप्स, आइस कैप्स मतलब पहाड़ की चोटियों पे जो आइसिंग होती है, ठीक है, जो हम ड्राइंग्स बनाते थे ना, पहाड़ इस तरीके से बना के और फिर इस तरीके से उसमें पहाड़ी में बर्फ़ दिखाते थे, तो ये है आइस कैप। ठीक है, तो ये पिघल रही हैं, ये कुछ ही परेशानियां हो सकता है क्लाइमेट चेंज की, कुछ ही चैलेंजेस हो सकता है क्लाइमेट चेंज की। टू कॉम्बैट दिस मैनी कंट्रीज हैव प्लेज्ड टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बट प्रोग्रेस हैज़ बिन स्लो। तो इससे जूझने के लिए, इससे लड़ने के लिए बहुत सारे देशों ने शपथ ली है कि भाई वो अपने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करेंगे, लेकिन
जो इस क्षेत्र में प्रोग्रेस है, तरक्की है, वो बहुत धीमी है। In addition, some people are still skeptical of the dash of climate change or believe that it's a natural occurrence that humans can't do much about. बोल रहे हैं इसके बावजूद बहुत सारे लोग अभी भी दुविधा में है। स्केप्टिकल मतलब दुविधा में है, क्योंकि वो उनका मानना है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो क्या है, स्केप्टिकल ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज हो सकता है या इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज हो सकता है, कि क्लाइमेट चेंज के प्रभावों के ऊपर अभी भी दुविधा में है, या फिर बिलीव दैट ये मानते हैं कि ये सब कुछ नेचुरल हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, इसमें इंसान कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते। आज भी ऐसे लोग हैं मौजूद। हाउएवर, साइंटिस्ट अग्री दैट अर्जेंट एक्शन इज नीडेड टू प्रिवेंट द वर्स इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। हालांकि साइंटिस्ट इस बात को बार बार जोर दे रहे हैं और मान रहे हैं कि हमें इमीडिएटली कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी अगर हमें क्लाइमेट चेंज के वर्स्ट इम्पैक्ट्स देखने से बचना है तो। दिस इंक्लूड नॉट ओनली रिड्यूसिंग एमिशंस, इसमें ना केवल एमिशंस को कम करना शामिल है, बट ऑल्सो अडेप्टिंग टू द चेंजेस दे हैव ऑलरेडी डैश, बल्कि जो परिवर्तन ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, क्लाइमेट में जो बदलाव ऑलरेडी आ चुके हैं, हमको अपने आप को उसके अकॉर्डिंग भी ढालना पड़ेगा। दिस माइट इन्वॉल्व बिल्डिंग सी वॉल्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट राइजिंग सी लेवल्स। इसमें और क्या शामिल हो सकता है कि हमें सी वॉल्स बनानी पड़े, जो समुद्र का स्तर बढ़ रहा है ना, उससे बचने के लिए हमें समुद्र के चारों तरफ, धरती के चारों तरफ समुद्र की ओर में दीवारें बनानी पड़े बड़ी बड़ी। प्लांटिंग ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, और हमें सूखे की मार झेल सकने वाले क्रॉप्स लगाने पड़ेंगे। और डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज टू रिमूव कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और नई नई प्रक्रियाओं का, टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट करना पड़ेगा ताकि हम कार्बन को एटमॉस्फेयर से निकाल सकें। अल्टीमेटली एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज विल रिक्वायर अ डैश एफर्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस अराउंड द वर्ल्ड। बोल रहे हैं तो अंततः अगर हमें क्लाइमेट चेंज के मसले से निपटना है तो इसके लिए हमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चाहिए हो सकता है, कोलैबोरेशन चाहिए हो सकता है। तो किस चीज़ का? हर एक व्यक्ति का, सरकार का, और जितने भी दुनिया भर में बिजनेसमैन हैं उन सबका आपस में तालमेल चाहिए, तभी हम इससे जूझ सकते हैं, निपट सकते हैं। The dash of climate change is one of the most pressing issue. Advantage, तो climate change की advantage हमारे लिए मसला है नहीं ना। चैलेंज मतलब जो उसमें कठिनाई है, समस्या है। सोल्यूशन, अगर क्लाइमेट चेंज का सोल्यूशन मिल जाए तो कोई किसी चीज़ का समाधान आपके लिए मसला हो सकता है क्या? नहीं ना। एस्पेक्ट मतलब दृष्टिकोण, तो क्लाइमेट चेंज का दृष्टिकोण नहीं है, क्लाइमेट चेंज एक दृष्टिकोण नहीं है, वो वाकई में हो रहा है। तो चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज करेक्ट। Rising temperatures, extreme weather events and melting ice caps are just a few of the dash of changing climates. तो examples हैं, उदाहरण हैं, consequences हैं, प्रभाव हैं। benefits, तो ये melting ice caps, weather events, temperature rise, ये कोई benefit है? अच्छी बात है, हमारे लिए कुछ advantage है इसका? नहीं ना, फ़ायदा नहीं उठ सकते ना इसका, तो ये गलत है। advancement मतलब प्रगति, तो इन सब में तरक्की तो नहीं हुई है, ये सब तो हमारे को और ज़्यादा खराब करेंगे, तो इनकरेक्ट है। कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि परिणाम, तो फ्यू ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट एंड इम्प्रूवमेंट, बेहतरी, सो ऑप्शन सी कॉन्सिक्वेंसेज इज करेक्ट। इन एडिशन सम पीपल आर स्टिल स्केप्टिकल ऑफ द डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज। फिक्शन मतलब जो मनगढ़ंत है, असल नहीं है, रियल नहीं है, राइट। मिथ अगेन कुछ काल्पनिक बात है। रियलिटी हकीकत। डिसेप्शन मतलब धोखा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लोग अभी भी इसकी हकीकत के ऊपर, क्लाइमेट चेंज की हकीकत के ऊपर डाउटफुल हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली रिड्यूसिंग एमिशंस बट ऑल्सो अडेप्टिंग टू द चेंजेस दे हैव ऑलरेडी। सीजिंग मतलब रोकना किसी चीज को। रिवर्सिंग मतलब उल्टा करना। अकर्ड मतलब होना, घटना। स्टेबलाइजिंग मतलब स्थिर करना। सो दे हैव ऑलरेडी अकर्ड, दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। जो ऑलरेडी हो चुके हैं उन चेंजेस के प्रति हमें अडेप्ट करना पड़ेगा। अल्टीमेटली एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज विल रिक्वायर अ डैश एफर्ट फ्रॉम इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस
अराउंड द वर्ल्ड। तो एक मिला जुला हमें यहाँ पे इनका एफर्ट चाहिए ना, जॉइंट, जॉइंट मतलब कंबाइंड, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब एक एक का हमें इंडिविजुअल एफर्ट चाहिए, सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब अकेले अकेले, सेपरेट मतलब अलग अलग, तो यहाँ पे जॉइंट हमें उनका चाहिए सहयोग। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।